नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बिस्मार्क का जो जर्मनी के एकीकरण में योगदान है उसके बारे में। सबसे पहले इसका प्रारंभिक जीवन। इसका जन्म हुआ 1815 में बैटनबर्ग में, और इसके बाद इसने 1849 में अपना राजनीतिक कैरियर उसकी शुरुआत की तथा राज्यसभा का सांसद बना तथा इसके बाद ये 1851 से 59 तक ये फ्रैंकफर्ट की जो जर्मन संघ की संसद थी, फ्रैंकफर्ट जर्मन संघ की संसद में पर्सा का प्रतिनिधि था। तो इस प्रकार इसका राजनीतिक जीवन शुरुआत हुआ। और इसके बाद ये 1859 रूस में राजदूत, और इसके बाद 1862 में फ्रांस का राजदूत बना तथा इसी में ये मार्च 1862 में बना तथा सितंबर 1862 में बना ये प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार था ये प्रारंभिक जीवन। और इस समय क्या है इसका इटली का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि जो फ्रेडरिक विलियम था वो मानसिक रूप से रुग्ण हो गया, उसके बाद उसकी 1861 में डेथ हो गई। इस समय विलियम प्रथम था वो बना पर्सा का सम्राट। उसमें उसके सामने जो सैनिक पुनर्गठन की बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो लोअर हाउस है जो संसद का, उससे जो बजट पास करवाने के लिए जो एक प्रस्ताव पास करवाना था वो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इस कारण जो पर्सा का प्रधानमंत्री बना बिस्मार्क, इसके सामने भी सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इसने किस प्रकार प्रधानमंत्री के रूप में काम किया वो देखेंगे इस बार हम। बिस्मार्क प्रधानमंत्री के रूप में इसने क्या किया, इसने सेना का जो पुनर्गठन था उसके कार्य को आगे बढ़ाने में किया। और इसने एक सम्राट को आश्वासन दिया कि श्रीमान कि मैं श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा, परंतु संसद में संघर्ष में साथ नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार उसने सम्राट जो विलियम प्रथम था उसको आश्वासन दिया कि मैं श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा लेकिन संसद में उसके संघर्ष को छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार उसने क्या किया, जो लोअर सेशन था, जो लोअर हाउस था, उसको भंग कर दिया तथा उस सदन से जो बजट जो धन की जरूरत थी उसके बिल को पास करवाया तथा सेना का पुनर्गठन किया। इसने क्या किया, जो लोअर हाउस है उसको भंग कर दिया तथा जो अपर हाउस है उससे जो बिल है वो पास करवाया तथा सेना का पुनर्गठन किया। इस प्रकार उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बढ़िया यही काम किया। जो सबसे बड़ी जर्मनी के एकीकरण में बाधा बनी हुई थी, जो सैनिक का पुनर्गठन। नेक्स्ट है ब्रेड तथा लोहे की नीति। ब्रेड तथा आयरन पॉलिसी। इसमें क्या है, बिस्मार्क ये चाहता था कि जो जर्मनी का एकीकरण किया जाए वो सैनिक शक्ति के आधार पर किया जाए तथा जो पर्सा है उसकी लीडरशिप में किया जाए। उसके दो उद्देश्य थे। नंबर 1, पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण, और नंबर 2 था ऑस्ट्रिया को पराजित करना। ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए किसी यूरोपीय
शक्ति का समर्थन प्राप्त करना, यूरोपीय शक्ति का समर्थन प्राप्त करना। इस प्रकार उसके दो उद्देश्य थे और इसने रक्त तथा लोहे की नीति अपनाई। उसका तात्पर्य है कि सैनिक शक्ति के आधार पर ही जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। इसके लिए उसने एक कथन भी किया। कथन क्या क्या कि हमारे समय की महान समस्याएं भाषणों तथा प्रस्तावों से नहीं, बल्कि रक्त तथा लोहे की नीति से सुलझाई जा सकती है। इस प्रकार उसकी जो नीति थी उसको उसने स्पष्ट किया कि हमारे समय की जो महान समस्याएं हैं उनको रक्त तथा लोहे की नीति से ही समाधान किया जा सकता है। और इसके चरण में उन्होंने सेना का पुनर्गठन भी किया। आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार उसने डेनमार्क, फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया से युद्ध करके जर्मनी का एकीकरण किया था। तो आज हम चर्चा करेंगे डेनमार्क का युद्ध। यह हुआ 1864। डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ 1864 में। इसका क्या कारण हम चर्चा करेंगे कि तो जर्मनी का दो पार्ट था, दो राज्य थे, एक स्लेस्विग, दूसरा था हॉलस्टीन। ये दोनों डेनमार्क के अंडर में थे। इन पे डेनमार्क शासन करता था। ये क्या था, 1852 की एक लंदन की संधि थी, लंदन की संधि, जिसके मुताबिक क्या प्रावधान किया कि डेनमार्क ओनली शासन करेगा, लेकिन राज्य में शामिल नहीं करेगा। ये दोनों जो स्लेस्विग तथा हॉलस्टीन था, दोनों में जर्मन जाति के लोग बहुसंख्यक थे। तो इस प्रकार जो क्रिश्चियन 1863 में क्रिश्चियन नवम ने क्या इसको शामिल कर लिया अपने राज्य में। तो इस कारण जो पर्सा है उसने विरोध जताया तथा 1864 में ऑस्ट्रिया को लालच देकर अपने साथ मिला लिया तथा ऑस्ट्रिया बस पर्सा ने डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण डेनमार्क को हराया। ये विजय हुए। तो इन्होंने एक वियना की संधि की। वियना का संधि के मुताबिक क्या किया, जो स्लेस्विग, हॉलस्टीन तथा लेहनबर्ग था वो पर्सा तथा ऑस्ट्रिया को दिया गया 1864 में। वियना संधि ये किस किस के बीच हुई, ऑस्ट्रिया, पर्सा तथा डेनमार्क, इनके बीच में ये संधि हुई थी। इसमें मुख्यतः क्या था, स्लेस्विग, हॉलस्टीन तथा लायनबर्ग, ये किसको, ऑस्ट्रिया तथा पर्सा को दे दिया गया था। इस प्रकार युद्ध की होगी समाप्ति। नेक्स्ट था गेस्टाइन की संधि। गेस्टाइन की संधि किस किस के बीच में हुई, गेस्टाइन की संधि हुई ऑस्ट्रिया तथा पर्सा के बीच में। इसमें 4 निर्णय लिए गए थे। नंबर 1 था स्लेस्विग किसको दिया गया था, पर्सा को। दूसरा हॉलस्टीन दिया गया ऑस्ट्रिया को। नंबर 3 था लायनबर्ग, ये पर्सा ने खरीदा ऑस्ट्रिया से। और नंबर 4 था कील नहर की पर्सा किल्लेबंदी कर सकता है। तथा इस नहर को समुद्र तक खोद सकता है। इस प्रकार ये 4 जो चीज़ें थी उसमें सम्मिलित की गई थी। नेक्स्ट है, इसके बाद
जो ऑस्ट्रिया है और जो पर्सा उसके बीच जो संबंध थे, अच्छे संबंध थे, उनमें जो दरार आ गई उसके कारण भी था। इसमें क्या है, ऑस्ट्रिया के जो प्रभाव था उसके कारण जर्मन की जो संसद थी उसमें ये प्रस्ताव पारित किया जा रहा था कि स्लेस्विग हालिस्टीन तथा लायनबर्ग को जो ऑस्टनबर्ग का ड्यूक है, जो सम्राट है, उसका शासक है, उसके हैंड ओवर कर दिया जाए। लेकिन बिस्मार्क ने इसका तीव्र विरोध किया था। बाद में ये आगे चल के युद्ध में परिवर्तित हो गया। इसमें देखेंगे 1966 में ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध, इसमें क्या कारण था कि स्लेस्विग हालिस्टीन तथा लायनबर्ग किसको देना, ऑस्टनबर्ग के ड्यूक को। ये कहाँ पे पारित करा था, संसद में। संसद में प्रस्ताव, ये ऑस्ट्रिया के प्रभाव के कारण जो प्रस्ताव रखा गया था जर्मन संसद में कि स्लेस्विग हालिस्टीन लायनबर्ग जो ऑस्टनबर्ग के ड्यूक को दे दिया जाए। इसका विरोध किया बिस्मार्क ने तथा उन्होंने एक आक्रमण कर दिया। उसने हालिस्टीन पर आक्रमण कर दिया और उसको जीत लिया। इसी समय इसने क्या, जो जर्मन राज्य परिषद है ऑस्ट्रिया ने, जर्मन राज्य परिषद में प्रस्ताव रखा है दूसरा, संघीय सेना है जो पर्सा के विरुद्ध भेजी जाए। उन्होंने से एक दूसरा प्रस्ताव रखा कि ये, इसका भी बिस्मार्क ने विरोध किया तथा लेकिन ये पारित हो गया। तो इसी समय जो बिस्मार्क है उसने जो जर्मन परिसंघ है, जो वियना कांग्रेस की एक देन थी जर्मनी को, जो जर्मन परिसंघ है उसको असंवैधानिक कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके उसको भंग कर दिया गया। इस प्रकार ये था ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच में जो किस कारण दरार आई थी उसका कारण था। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे ऑस्ट्रिया को आइसोलेट करना। जो बिस्मार्क था उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया के जो यूरोपीय पॉलिटिक्स थी उसमें आइसोलेट कर दिया। ऑस्ट्रिया को एकाकी करना। इसमें क्या है, जो रूस से इस प्रकार कर दिया क्योंकि उसको पोलैंड का जो मामला था में समर्थन दिया था। जो पर्सा है उसने रूस को पोलैंड के मामले में समर्थन कर दिया। जब विद्रोह हुआ उसको वहाँ पे विद्रोह दबाने के लिए पर्सा ने अपनी सेनाएं भेजी। दूसरा है फ्रांस को राइन प्रदेश का लालच देकर उसको तटस्थ रहने के लिए कहा। तीसरा है इटली का क्या है, वेनेशिया का प्रदेश था, उसको देख के इटली को भी अपनी ओर मिला लिया तथा युद्ध में भाग लेने के लिए उसको बताया। नेक्स्ट है युद्ध, इसको युद्ध बोलते हैं शेडोवा का युद्ध या 7 सप्ताह का युद्ध। इसको 7 सप्ताह का युद्ध ही बोलते हैं। 7 सप्ताह क्योंकि ये 7 सप्ताह तक चला। एक था सप्तवर्षीय युद्ध, 1856 से 63 तक चला। ये फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच हुआ। और एक है 7 सप्ताह का युद्ध, ये पर्सा तथा ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ। इसमें क्या है, ऑस्ट्रिया को एक भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा तथा उन्होंने एक संधि की। इस संधि का नाम है प्राग की संधि। इसके मुताबिक वेनेशिया जो इटली को दिया गया तथा स्लेस्विग, हालिस्टीन, अस्केसल, नासा तथा फ्रैंकफर्ट जैसे नगर थे उनको प्रसा में मिलाया गया तथा जो जर्मन परिसंघ जो वियना कांग्रेस के मुताबिक बनाया गया था उसको भंग कर दिया तथा उत्तरी जर्मन संघ बनाया गया था नया, उसका अध्यक्ष बनाया था पर्सा को। तो इस प्रकार आज पढ़ेंगे हम प्राग की संधि। प्राग की संधि 1866। इसमें क्या है, युद्ध हर्जाना
युद्ध हर्जाना के रूप में 30 लाख पाउंड, 30 लाख पाउंड कौन देगा? ऑस्ट्रिया देगा पर्सा को। ये पर्सा को देना स्वीकार किया गया तथा जर्मन परिसंघ को समाप्त किया गया तथा उत्तर जर्मन संघ बनाया, जिसका अध्यक्ष बनाया पर्सा को। तो ऑस्ट्रिया को बिल्कुल आउट कर दिया तथा जो स्लेस्विग हॉलस्टीन, हस्केसल, नासा तथा फ्रैंकफर्ट, इन नगरों को पर्सा में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार ये था प्राग की संधि। इसमें इटली का एकीकरण का मार्ग में भी सहायता मिली, क्योंकि इसको वेनेशिया का प्रदेश था, इसमें वेनेशिया का प्रदेश था, वो इटली को दिया गया, इटली को मिला। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे फ्रांस के साथ युद्ध 1870, क्योंकि इसमें फ्रांस के साथ भी युद्ध हुआ, क्योंकि उसके साथ भी जो संबंध है वो बिखरते चले गए। फ्रांस के साथ युद्ध ये हुआ 1870 में। इसको बोलते हैं सीडोन का युद्ध। इसको बोलते हैं सीडोन का युद्ध। इसमें 83,000 सोल्जर्स के साथ नेपोलियन तृतीय ने आत्मसमर्पण किया था। इस प्रकार फिर उन्होंने फ्रैंकफर्ट की संधि की थी पर्सा के साथ। फ्रैंकफर्ट संधि में क्या काम किया गया हम उसको देखेंगे। इसमें एक तो था अल्सास, लोरेन, मेज तथा स्ट्रासबर्ग, ये 4 जगह थी। किसको दिया जाएगा? ये पर्सा को दिया जाएगा तथा 20 करोड़ पाउंड ये युद्ध हर्जाना में जर्मनी द्वारा पर्सा को दिया जाएगा तथा जब तक ये युद्ध हर्जाना नहीं देगा तब तक उत्तरी फ्रांस में जर्मन सेनाएं का खर्चा फ्रांस उठाएगा। उत्तरी फ्रांस में जर्मन सेनाओं का खर्चा फ्रांस उठाएगा। इस प्रकार यह था फ्रैंकफर्ट की संधि। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा 1871 में लुब्रे के प्रसाद थे 1871 में क्या किया? जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क ने जो विलियम प्रथम था उसको पर्सा का तथा जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया तथा इन्होंने क्या किया? जो वर्साई के शीश महल है वहाँ पे 17 अक्टूबर 17 जनवरी 1871 में जो वर्साई के महल है, वर्साई के शीश महल है, वहाँ पे विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार ये जो रक्त और लोहे की नीति से बिस्मार्क की जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा उसको पूर्ण भी किया। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक बार हम फिर से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार उसने प्रधानमंत्री के रूप में जो एक सेना का पुनर्गठन किया। उसने कहा मैं श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा लेकिन संसद के साथ संघर्ष में उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने जो ऊपर सदन है उससे जो बजट पास करवा लिया तथा निम्न सदन को भंग कर दिया गया। उसके बाद लोहे तथा रक्त की नीति अपनाई और उसने स्पष्ट किया कि हमारे समाज के मान समय का समाधान रक्त और लोहे की नीति में, ना कि प्रस्ताव तथा भाषणों में। इस प्रकार उन्होंने जो रक्त और लोहे की नीति अपनाई तथा उन्होंने 3 युद्ध किए, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ तथा ऑस्ट्रिया के साथ। उनके मुताबिक जो संधियाँ हुई, गेस्टाइन की संधि, प्राग की संधि तथा फ्रैंकफर्ट की संधि, इसके मुताबिक उन्होंने 17 जनवरी 1871 को जर्मनी का एकीकरण कर दिया था।